थैंक यू सर आपका, मुझे बोलने के लिए परमिशन देने के लिए सर। मैंने इसलिए आपको डिस्टर्ब करते हुए कहा कि सर मैं कुछ बोल लूँ। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने सभी साथियों को एक बार 2026 की अंग्रेजी नव वर्ष की फिर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हमारे जो रिकॉर्डिंग वगैरह, आज सर ने बहुत बुरी खबर सुनाई है कि जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज पर आगे से पोस्ट नहीं की जाएंगी। उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि डेथ सॉल्यूशन एक्सपर्ट जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन करें। आगे से उसी पे सारी पोस्ट इस प्रकार की जाएंगी जिससे आपको जानकारी प्राप्त होगी और क्या बात करना है, कैसे बात करना है, इसके विषय में भी सहायता मिलेगी। क्योंकि कुछ अपरिहार्य कारण हैं जिसको बताना इस समय सार्वजनिक रूप से ठीक नहीं रहेगा कि सर ने इतना कठोर निर्णय लिया। ये जाति हुई है हमारे साथ, लेकिन सर भी मजबूर हैं। अब आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि सर इस समय उठ चुके हैं और सर शायद मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। जो आज सुबह वीडियो पोस्ट हुई है, ये अंदर की खबर दे रहा हूँ, मेरी चुगली मत करना कोई भी भाई, कोई भी साथी। जो आज सुबह सर ने एक वीडियो पोस्ट की थी कि नया लोन चुकाने के लिए फंड कहां से लाएं, उसमें कुछ बहुत सी हिडन बातें आप लोगों के लिए कही गई हैं जो बहुत लाभदायक हैं। उसको जो भाई बंधु कॉपी पेस्ट करना चाहें कॉपी करके लें, लिंक कॉपी कर लें या उसको वीडियो को डाउनलोड कर लें, क्योंकि वो वीडियो कभी भी मेंबरशिप में चली जाएगी। और जो साथी अभी जुड़े हैं या जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर से मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सुबह 3 जनवरी 2026 को सर द्वारा जो नए लोन चुकाने के लिए फंड्स कहां से लाएं, इस प्रकार का थंबनेल देके जो एक वीडियो पोस्ट की गई है फेसबुक पर, उसको कॉपी कर लें, लिंक कॉपी कर लें, वीडियो डाउनलोड कर लें और उसको अपने पास सहेज कर रख लें, क्योंकि वो वीडियो कभी भी मेंबरशिप में जा सकती है। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ जो सर ने कहा था कि दिसंबर का लास्ट वीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 का लास्ट क्वार्टर था और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का थर्ड क्वार्टर का एंड था, जिसमें अनेकों कॉल रिकवरी एजेंट से रिलेटेड आई, जिसमें मैंने एक चार्ट तैयार किया है कि इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो किस तरह से रिकवरी एजेंटों द्वारा आप लोगों को बरगलाया जा रहा था, उस पर मैंने कुछ अपनी एक थ्योरी तैयार की है आपके क्वेश्चन के अनुसार, जो अन्य साथी भाइयों को भी बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे अगर वो पेंसिल कागज से नोट कर लें। कभी कभी रिकवरी एजेंट आप लोगों को फोन पर ये बात बोलते हैं या घर पर आते हैं, आपके कार्यस्थल पर आते हैं और आपको एक धमकी देते हैं कि हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे आपकी, या हम थाने में एफआईआर लिखा देंगे आपके डिफॉल्ट पर। तो इसकी मैंने एक जानकारी निकाली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, सतीश चंद वर्सेस रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि किसी भी लोन डिफॉल्ट मैटर में पूरे भारत के किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है जब तक वित्तीय संस्थान उसके जो दस्तावेज दिए गए थे लोन लेने के लिए या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, उसमें फॉर्जरी 420 सिद्ध ना करते। यानी जैसे पैन नंबर किसी और का है लेकिन उसमें नाम वगैरह आपका लिख दिया गया है, आधार कार्ड किसी और का है और आपने अपना उस पर कुछ भी व्यवस्था करके परिवर्तन कर दिया है, मतलब जहां फॉर्जरी क्लियर हो रही हो, सिर्फ उन्हीं केसेस में निकटतम थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। अगर कोई भी फॉर्जरी नहीं है और लोन जो है आपका ये क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हुआ है वो सिर्फ फंड्स की कमी से हुआ है, तो उस दशा में माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2019 का ये ऑर्डर है, सतीश चंद वर्सेस रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें डायरेक्टली एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। जो साथी भाई
नए जुड़ रहे हैं या जो अभी पहले से भी मेरी बात सुन रहे हैं, अगर उनको ये बात समझ में आई है तो यस यस लिख के कमेंट्स कर दें, जिससे मैं अगला पॉइंट लूं। किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है? त्रिलोक जी ने लिखा है यस 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 यस। एक बार में जो साथी फिर से नए जुड़े हैं या जो पहले से जुड़ रहे थे, उन्हें किसी वजह से कोई चीज समझ में नहीं आई है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आशीष जी, एक बात पूछनी थी, अभी बाद में बात करेंगे सर। इसके लिए मुझे इंस्ट्रक्शन दे गए हैं कि कोई भी चैट का शब्द, कोई भी चैट का प्रश्न नहीं लिया जाएगा, कमेंट्स का कोई भी प्रश्न नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट या वित्तीय संस्थान का कस्टमर केयर या कोई भी वित्तीय संस्थान का वसूली अभिकर्ता हो या कोई भी वसूली स्टाफ हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, और अगर आपको सीधा सीधा आपके निकटतम थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी देता है, ये प्राथमिकी दर्ज करने के लिए डराने का प्रयास करता है, तो उसमें सतीश चंद रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है 2019 में कि किसी भी लोन डिफॉल्टर के खिलाफ पूरे भारत में अगर कोई डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी या चीटिंग नहीं की गई है तो किसी भी थाने में एफआईआर डायरेक्ट दर्ज नहीं हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट लेता हूं। अब एक बहुत ज्यादा प्रश्न इसमें ये आ रहा है कि रिकवरी एजेंटों द्वारा, जो वित्तीय संस्थान के अपने आप को मालिक बोलते हैं, जो दावेदार हैं, वो ये लोग कहते हैं कि भाई तुमने लोन डिफॉल्ट करा है, हम तुम्हारे मदर फादर, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ या बच्चे अगर एडल्ट हैं, बालिग हैं, तो हम उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। इसमें मैंने जहां तक ये जानकारी निकाली है कि अगर आपके लोन डॉक्यूमेंट में वो लोग को एप्लीकेंट नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर कोई भी कंपनी का कर्मचारी, अधिकारी, वसूली अभिकर्ता आपसे ये कहता है कि लोन डिफॉल्ट होने में या क्रेडिट कॉल डिफॉल्ट में हम आपके मदर, फादर, सिस्टर, बच्चों की या वाइफ की या भाई की हम प्रॉपर्टी अटैच करके दिखाएंगे इसमें, तो वहां पर आपको हताहत नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। जब तक वो लोग को एप्लीकेंट नहीं है उसमें, जब तक किसी की भी प्रॉपर्टी अटैच की ही नहीं जा सकती है, लीगली भी और इलीगली भी। ये बात स्पष्ट है? नेक्स्ट लूं, क्योंकि मैं आप लोगों का समय का ध्यान रखते हुए फटाफट अपने पॉइंट ले रहा हूं, ज्यादा एक चीज से समय नहीं लगाऊंगा। अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया है तो यस लिख दीजिए, काम की जानकारी है तो भी यस लिख दीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी कंपनी का कर्मचारी, अधिकारी, वसूली अभिकर्ता या अन्य कोई आपसे आपके किसी भाई बहन, वाइफ, मदर फादर या बच्चों की प्रॉपर्टी अटैच करने को कहता है अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट में, और वो बंदा को एप्लीकेंट नहीं है आपके लोन डॉक्यूमेंट में, तब आप उनकी कोई भी प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ना लीगली तौर पे ना इलीगल तौर पर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट। अब एक जो बीच में काफी सारे कॉल्स आ रहे थे, उसमें जो हमारे साथी भाई थे वो ये बता रहे हैं कि 100 कॉल मेरे मोबाइल पे, मतलब उनके खुद के डिफॉल्टर के मोबाइल पे आ रही हैं, उनके रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई बहन, पुराने ऑफिस जहां वो काम करते थे, कोई उनका अन्य कार्यालय वगैरह में अनलिमिटेड कॉल जा रही है, 200, 250, 300 कॉल तक जा रही है। तो क्या वो हमारा डाटा उनके साथ शेयर किया जा सकता है? तो इसमें आप लोगों को पहले भी पता है, और जो नए साथी हैं उनको फिर से एक बार स्पष्ट कर देते हैं कि ये सीधा सीधा आरबीआई के मास्टर सर्कुलर का रिकवरी एजेंटों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें हमारा सीधा सा मास्टर स्ट्रोक है, मेरे द्वारा एक ड्राफ्टिंग की हुई है इसमें सर के मार्गदर्शन में, जोशी जी के मार्गदर्शन में, जिसमें सबसे पहली कंप्लेंट आप लोगों के द्वारा वित्तीय संस्थान के ग्रीवेंस ऑफिस में, यानी जो पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर होते हैं या जो आपके ग्रीवेंस रेडिसर होता है हर कंपनी में, हर वित्तीय संस्थान के कस्टमर केयर में, शिकायत निवारण अधिकारी, उसके समक्ष साक्ष्यों के साथ आपको वो लिखित कंप्लेंट भेजनी पड़ेगी।
वो हमारा जो मास्टर तरीका नहीं निकला, इसमें 4 से 5 घंटे में सारी कॉलिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग हमारे द्वारा कहे अनुसार ही वो काम करेंगे, तब जब भी किसी का फोन आता है वो अपनी तो बताता है, पूरी बात समझा देगा, आधा घंटा खराब कर लेगा, पौना घंटा खराब कर लेगा, लेकिन जितनी हम काम की बात बोलेंगे उतना कोई ध्यान ही नहीं देना है, ना ही उसको अमल करना है। भाई आपके पास कॉल आया, हर बार रिकॉर्डिंग, हर बार लाइव में या ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा हम ये बताते हैं कि कुछ पूछे या नहीं पूछे, अपने लोन अकाउंट नंबर, ये क्रेडिट कार्ड अकाउंट नंबर जरूर पूछें। जब वो चीज की जानकारी मिल जाए तब अगली चीज पूछें कि सर कितना आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईएमआई कब पे की थी, इसमें चार्जेस वगैरह कितने लग गए हैं, अन्य जानकारी प्राप्त करें। फिर धीरे से उसकी एम्प्लॉय आईडी पूछें, वो किस थर्ड पार्टी एजेंसी से बोल रहा है उसका नाम पूछें। मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस में ले लें कि बस आप पेमेंट करने के लिए बेकरार बैठे हैं, जैसे ही वो डिटेल देगा आप उसको पेमेंट कर दोगे। वो तो आपको सुनना ही नहीं है, आपको तो बस एकदम से पैनिक हो जाना है और उससे लड़ मरना है। उससे कोई, वो आपको यही तो चाहते हैं कि आप अपना हाव भाव खराब करें, आप अपने होशो हवास खो दें और इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि जो चीजें पूछना है वो आप पूछे ही नहीं। आप लोग उन लोगों के लिए एकदम से इतना ज्यादा, क्या कह सकते हैं कि इतना ज्यादा अपने आप को गर्म कर लेते हैं, इतना ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि आप लोगों की बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है। हमारे बताए गए और जोशी जी के बताए गए कोई भी नियम कानून आप लोग फॉलो ही नहीं करते। फिर आप लोग हमें फोन करते हैं, हम आपसे जो डाटा मांगते हैं वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया होता है या उससे पूछा ही नहीं होता है, और पूछा भी होता है तो उसने बताया ही नहीं होता है। अरे जब आप पहले ही उसके इतना गर्म हो गए, आपने उससे सारी अभद्रता कर ली, उसने आपके साथ कर ली, दुनिया भर की बातें हो गई, तो वो आपको क्या कोई जानकारी देगा? कभी नहीं देगा। आपको तो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप बहुत डर गए हो इन चीजों से और आप पेमेंट करने के लिए तैयार बैठे हो और आपके अकाउंट में अभी बैलेंस पड़ा है। क्लियर है ये बात? आप उसकी अभद्रता से, उसकी गाली गलौज से, उसके आपके रिश्तेदारों वगैरह के कॉल करने पर एकदम से इतना क्रोधित हो जाते हो कि आपा खो देते हो। जोश में होश नहीं खोना है, जोश में होश नहीं खोना है, ठंडी करके खाएंगे। सर ने लास्ट एक वीडियो भी डाली थी ना कि नियमों को तोड़ना जरूरी है। जब तक नियम नहीं टूटेंगे, जब तक इतनी आसानी से आप लोग इन तनाव से बाहर कैसे निकलेंगे कम से कम राशि के सेटलमेंट में? आप लोगों को तनाव में नहीं आना है, क्रोधित नहीं होना है, अपने पे कंट्रोल रखना है। सर रात के 3-3 बजे तक, 2:30 बजे तक वीडियो बना रहे हैं। कल रात मेरी बात हुई 1-1:15 बजे, 1:30 बजे कि भाई वीडियो बना के चुका हूं मैं अभी। मैंने सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप जनता के लिए। आप कहाँ कलयुग में आ गए सर? रात के 2 बजे 2:30 बजे को वीडियो बनती है? शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान है नहीं है? लेकिन सर तो मानने वाले हैं नहीं, उन्होंने तो बीड़ा उठाया है आप लोगों को समझाने का। और आप लोग क्या है, किसी ने 2 बातें अभद्रता की बोल दी, आप लोग एकदम से पैनिक हो जाते हो, एकदम से आपा खो देते हो। जो जो हमारे प्रश्न बताए हुए हैं वो लोग आप पूछते ही नहीं हो वो प्रश्न उनसे। आपको तो ये प्रिटेंड करना है, ऐसा प्रदर्शित करना है कि आप बहुत डर गए हो, पेमेंट करने के लिए तैयार बैठे हो, बस मेरे द्वारा पूछे गए इंटरव्यू का डाटा दे दो और मैं पेमेंट अभी ट्रांसफर कर दे रही हूँ। नहीं साहब, हमें तो उससे गाली गलौज करना है साहब, हम उससे जीतेंगे साहब, हम उससे जीत के दिखाएंगे, हम उससे बड़े वाले हैं भद्रता करने वाले। वो समाधान नहीं है। आप लोग मेरी भी रिकॉर्डिंग देखते हो, सर की भी रिकॉर्डिंग देखते हो, कितना सॉफ्टली करके आगे तक बात को ले जाते हैं। और जितना डाटा हम आपके बिहाफ पे पूछ सकते हैं उतना डाटा हम पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, हम दोनों लोग आपके बिहाफ पे। ये सिर्फ आपके लिए सेवाएं होती हैं और किसी के लिए नहीं की जाती है। अब अगला पॉइंट है एक कि बहुत से साथी भाई का जब फोन आता है तो वो लोग कुछ भाई समझदारी का प्रयोग करते हुए एविडेंस भी कलेक्ट कर लेते हैं। उस एविडेंस को सबसे पहले
अपने वित्तीय संस्थान के ग्रीवेंस रिड्रेसल में साक्ष्यों के साथ फाइल करना है। पूरा साधारण भाषा में मैटर तैयार करना है, अपना जो जो बातचीत हुई है, स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और जो हमारी ड्राफ्टिंग है उसको अटैच करना है। बैंक के पास सबसे पहले तो आपको बैंक को ही शिकायत करना है। बैंक की ईमेल आईडी आपके क्रेडिट कार्ड के भी अंत में, जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होता है हर महीने का, उसमें क्लियर लिखी होती है। लास्ट में कम से कम 3 से 4 लिखी होती है। पहले कस्टमर केयर लिखी होती है, फिर नोडल ऑफिसर की लिखी होती है, फिर प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर की लिखी होती है, फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की भी लिखी होती है। इसमें जाकर आपको पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग अटैच करना है। जिन नंबरों से बार बार कॉल आ रही है उनकी कॉल हिस्ट्री अपने मोबाइल में तैयार करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, ड्राफ्टिंग रेडी करना है और कंपनी के वित्तीय संस्थान के कस्टमर केयर पे मेल करना है। उसके बाद नोडल ऑफिसर को मेल करना है, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को करना है और ग्रीवेंस ऑफिसर को करना है। ये चारों मेल अलग अलग तरीके से की जाएंगी, मतलब 4 बार अलग अलग की जाएंगी। एक साथ चारों को 2 में नहीं रखना है। क्लियर है? चारों को अलग अलग, किसी स्टेटमेंट में 3 आईडी होंगी, किसी में 4 आईडी होंगी, जो कस्टमर केयर की ईमेल आईडी होती है। पहली कस्टमर केयर की ईमेल आईडी होगी, फिर नोडल ऑफिसर की ईमेल आईडी होगी, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर की ईमेल आईडी होगी और ग्रीवेंस ऑफिसर की ईमेल आईडी होगी। इन चारों को अलग अलग 4 बार सेम डाटा, सेम ऑडियो रिकॉर्डिंग, सेम ड्राफ्टिंग, सेम स्क्रीनशॉट अटैच करके आपको वेट करना है उनके रिप्लाई का, ये 30 दिन होने का। अगर 30 दिन से पहले रिप्लाई आ जाता है तो वेल एंड गुड है, और 30 दिन के बाद आता है तो उससे पहले ही हम आरबीआई में कंप्लेंट फाइल करते हैं। अब आरबीआई में भी अब इसमें एक पॉइंट और रह रहा है कि जब 30 दिन से पहले रिप्लाई आता है तो बहुत सारे मैटर में यही सारी मेल आती हैं कि ये स्टाफ हमारा नहीं है, या हमने इसको टर्मिनेट कर दिया है, या हमने इसके साथ ऐसा कर दिया है, या हमने वैसा कर दिया है। जब वो भी रिप्लाई आ जाए आपके पास, तब इसके बाद 2 तरीके से शिकायत की जाती है। एक तो जो cms.rbi.org.in आरबीआई ओम्बड्समैन की एक ईमेल आईडी, और एक होती है crpc@rbi.org.in। इसमें आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, दोनों पे एक साथ एप्लीकेबल नहीं करना है, कोई सी भी एक सिलेक्ट करना है। जो cms.rbi.org है वो एक लिंक है पूरा का पूरा, जो एक वेबसाइट की तरह पूरा आरबीआई का शेयर बना हुआ है। उसमें फाइलिंग की स्थिति, फाइल का प्रकार, मतलब वगैरह वगैरह सब आपको बहुत चीजें डाटा फीड करना पड़ेगा। वो एक कुशल व्यक्ति ही कर सकता है। हर भाई को इतनी जानकारी नहीं होती है कि उसमें जहां जहां जो जो चीज हटानी है या जो जो चीज अटैच करनी है वो प्रॉपर कर पाए। लेकिन crpc@rbi.org.in पे आप पूरी बात लिखकर और बैंक से जो रिप्लाई आया है उसको अटैच करके भी आप मेल कर सकते हैं। इसमें हमारे एक जैन साहब हैं जयपुर के, उन्होंने इसी माध्यम से ही 20,000 रुपए का इलीगल फंडिंग पे आरबीएल बैंक से कंपनसेशन लिया था। मेरी उनसे पूरी इस विषय में बात भी हुई थी। यही तरीका प्रॉपर रूप से एग्री किया गया कि crpc@rbi.org.in पे बैंक से आया रिप्लाई, आपको अपनी पूरी बात, सारे एविडेंस, ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह सब कुछ अटैच करके भेजनी है। इसमें कोशिश ये करना है कि हर बैंक का मेल करने का, किसी ने 25 MB फीड किया हुआ है, किसी ने 5 MB फीड किया हुआ है, किसी ने 2 MB फीड किया हुआ है, तो आप लोग उसकी जो वीडियो वगैरह होती है वो एक बार उसमें चेक कर लेना है कि आपको ईमेल करते समय वो कितना अलाउ कर रहा है। कहीं कहीं 5 MB आराम से चला जा रहा है, कहीं कहीं 2 MB जाने, 2 से 2.5 3 MB जाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वो आप लोगों को एक बार स्वयं मैनेज करना है कि आपका बैंक के ईमेल में, मतलब उनकी जो ईमेल आईडी में जाने में कितना डाटा कम से कम में काम हो जाएगा, जिससे आपकी शिकायत कंप्लेंट फाइल हो जाए। इसके बाद अगर किसी को बहुत तेजी से ही
इसका समाधान करना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप सिविल अपने स्टेट, अपने शहर के, अपने डिस्ट्रिक्ट के सिविल न्यायालय जाएं, लेकिन सिविल न्यायालय की प्रक्रिया बहुत धीमी है और बहुत टाइम लेती है। इसके लिए आप बैंक के कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट में भी जाके विद एविडेंस किसी अच्छे वकील साहब के मार्गदर्शन में, आपके अपने शहर के भी, आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें निश्चित ही हद तक जो भी फाइल हुए हैं और एविडेंस संपूर्ण है, उसमें उनको कंपनसेशन मिला ही मिला है कंज्यूमर कोर्ट में। इसमें दो तरीके मैंने आपको बताए, या तो सिविल न्यायालय के थ्रू आप जाएंगे, लेकिन सिविल न्यायालय का तरीका थोड़ा लेंथी है, लंबा है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा अत्यधिक खर्चीला भी है। लेकिन अगर आप अपनी ही शहर के कंज्यूमर कोर्ट में या कंज्यूमर फोरम में अपनी बात साक्ष्यों के साथ रखते हैं किसी अच्छे वकील साहब के मार्गदर्शन में, तो निश्चित ही आपको कंपनसेशन भी मिलेगा और बैंक भी ऑन, वित्तीय संस्थान भी ऑन फुट आ जाएगा। अभी जो के भाइयों के फोन हैक, कॉन्टेक्ट लिस्ट को हैक करके जो कॉलेज गई हैं, अनलिमिटेड कॉलेज, उसमें ये तो सभी को पता ही है कि वो स्पष्ट उल्लंघन है आरबीआई के दिशा निर्देशों का, आरबीआई के रिकवरी गाइडलाइन का। इसके लिए आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। और कई बार तो जो बोरोवर होता है, अपना हमारा साथी भाई होता है, वो इतना बेचैन हो जाता है कि सर मैं इनके अकाउंट में अभी 5,000 रुपए जमा कर दे रहा हूँ, सर मैं अभी 10,000 रुपए जमा कर दे रहा हूँ, मेरी 5 किस्तें डिफॉल्ट हैं, ये 6 किस्तें डिफॉल्ट हैं। तो इसमें मेरा मानना ये है कि अगर आपने सिंगल रुपीज भी अपने क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट में जमा कर दिया, तो ये वाली बात हो गई कि गीदड़ को खून लगाने वाली बात। वो उसको ये महसूस हो जाएगा कि हमारे इस एक्ट से, हमारे इस गैर कानूनी प्रक्रिया से इसको बहुत आहत हुआ है ये, और अब चूंकि इससे पैसे मिलने शुरू हो गए हैं तो हम अपनी प्रक्रिया कंटिन्यू जारी रखें। कई भाइयों को, एक दुबे जी है हमारे ग्रेटर नोएडा के, वो इतना परेशान थे 31 दिसंबर की शाम को कि उनका फोन शाम को आया, मैं ट्रेन में था उस समय, इतना बेचैन, उनकी रिकॉर्डिंग पोस्ट हो जाएगी कल परसों में, बन नहीं पाई है, कि सर मैं 10,000 रुपये जमा कर दे रहा हूँ, लेकिन सर मैं कॉल रुकवाऊंगा अपनी, वो मेरे पुराने एमडी साहब के पास कॉल जा रही है, कि मेरी सिस्टर इन लॉ के पास जा रही है, कि मेरे ससुराल में जा रही है, इन लॉज में जा रही है। सर मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं तो 10,000 रुपये कहीं से भी लाके, ये 20,000 रुपये जो भी हमें जमा कर दे रहा हूँ, सर ये कॉल स्टॉप करना है। मैंने कहा भाई एक बार बताओ कर लोन कितने का है? लोन उनका अराउंड था शायद 4 लाख रुपए से ऊपर का। किस्त कितनी डिफॉल्ट है? सर 9 किस्तें डिफॉल्ट है, 8 या 9, और एक किस्त है 11,000 कुछ रुपए की। मैंने कहा अगर तुमने गलती से भी 10-5 हजार रुपए जमा कर दिए, तो वो जब तक 8 इंस्टॉलमेंट तुम्हारी जितनी आउटस्टैंडिंग टिल डेट 31 दिसंबर की शाम तक है, वो जब तक भरवा नहीं लेगा आपसे, जब तक आप सोच लो कॉल बंद हो जाएंगी, कोई कॉल बंद नहीं होगी और दुगनी रफ्तार से जाएंगी। मैंने ट्रेन में बैठे बैठे ही अपने लैपटॉप से उनको लिए एक ड्राफ्ट फटाफट रेडी करा, वो ड्राफ्ट उनको गया, उसके 3 से 4 घंटे में ही नॉर्थ ग्रेटर नोएडा के नॉर्थ साइड का किसी एरिया मैनेजर का फोन आ गया कि सर आपने इस प्रकार की ड्राफ्ट जो करा है, और ये जो आपने साइबर जो आपके एसीपी हैं ग्रेटर नोएडा के, उनको मेल कर दिया है। वहां से हमारे पास कॉल आई, क्योंकि वो सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमने लगा दी थी, जिन कॉन्टैक्ट से लगातार 100-150 कॉल आ रही थी। अब साइबर क्राइम में भी चली गई वो ग्रेटर नोएडा के, वहां से कोई अधिकारी ऐसा बैठा था, सक्षम अधिकारी, जिसने तुरंत उस पर कार्रवाई भी कर ली। इत्तेफाक वाली बात है, बाई लक वाली बात है। और जब वो कॉलिंग उनके ऑफिस में गई होगी तो उन्हें भी हड़क हुआ है, तो उन्होंने तुरंत दुबे जी को फोन किया, अरे दुबे जी आपने इस प्रकार की कंप्लेंट क्यों करी मेरी? आप मुझसे पहले कह देते, मैं ये कॉल कोई जाने ही नहीं देता। फिर मेरे को उन्होंने उसी समय ये कॉन्फ्रेंस से लेके ये सब बातें बताई। कॉन्फ्रेंस से जब मैंने उनको हल्काया ढंग से, मैनेजर साहब को नॉर्थ साइड के, तो उन्होंने खुद कबूला कि सर क्या करें सर, हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है, हमें ये एक्ट ना चाहते हुए भी करना पड़ता है।
तब मैंने उसे कहा अगर ये तनाव में आके आपकी कुछ भी पेमेंट जो भी ये समर्थ थे देने में, अगर ये जमा कर देते तो क्या होता। बोले सर मैं आपको बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना कह देता, इतना जरूर कह रहा हूं कि कॉलिंग रुकती नहीं अगर ये कंप्लेंट फाइल नहीं होती कॉन्टेक्ट पे। पेमेंट आने के बाद तो हम और ये समझ जाते हैं कि बंदा प्रेशर में आ गया है, हमारे दबाव में आ गया है, और अभी बाकी की पेमेंट करेगा ही करेगा, चाहे वो कहीं से लाके करे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार की कोई भी गलती ऐसी ना करें। मेरी कई बार की रिकॉर्डिंग भी पोस्ट हुई थी, एक पूना के कोई थे जिन्होंने मेरे से बात कराई थी, तो मैंने भी उनसे कहा था भाई तुम पर्चे छपवा दो, अखबार में निकलवा दो, बैनर लगवा दो, अब मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तुमने कॉन्टेक्ट से फोन कर लिया, तुमने अपनी जो आखिरी इम्तिहान थी वो भी तुमने पूरी कर ली, इसके बाद अब मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ। आपको जिसको भी कॉल करना है उसको कॉल करिए। आप विश्वास नहीं मानोगे, 2-2.5 घंटे बाद भाई साहब का फोन आया कि सर जैसे ही आपने उनसे ये बातें करी सारी कॉलें बंद हो गई। सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, जब हम रिकवरी एजेंट से ये कहना शुरू कर देते हैं कि सर मैं 2 घंटे में करा रहा हूँ, सुबह तक करा रहा हूँ, दोपहर तक करा रहा हूँ, शाम तक करा रहा हूँ। क्लियर डिनाई कीजिए मेरे पास फंड नहीं है, मल्टीपल डिफॉल्ट हो चुका है और फंड अभी 5-6 महीने तक नहीं है मेरे पास। अगर कहीं से आ गए तो मैं जरूर जमा कर दूंगा। कभी भी इस प्रकार की बातें ना करें कि मैं अभी 2 घंटे में जमा कर रहा हूँ, शाम तक अरेंज कर रहा हूँ, भाई से ले रहा हूँ, दोस्तों से ले रहा हूँ, आप मुझे थोड़ी देर में फोन कर लीजिए। इस प्रकार की बातें करने से उनकी हौसला अफजाई होती है, उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बरौर दबाव में है ये पैसा देगा। हर वीडियो में हम यही बताते हैं, हर लाइव में, कि भैया 30 से 40% का कमीशन है मोटा मोटी। अगर आपने 10,000 रुपए भी उनके दबाव में आके जमा कर दिए तो 3 से 4,000 रुपए उनके अपने हो गए। तो वो तो सारे साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाएंगे और आपके जेब से पैसा निकलवाएंगे। अब जब सब बदनामी हो ही गई, फर्जी कॉल चली गई, आपका सारा डाटा लीक हो ही गया, तो अब पैसे देना किस बात के हैं। अब तो देते हुए नहीं देंगे। और स्पष्ट बोलिए कि जिन रिश्तेदारों से, जिन पड़ोसियों से, जिन भाइयों से मैं लेके दे रहा था, तुम्हारी कॉल उनके पास जाने पर उन्होंने भी देते हुए कॉल पैसे देना किसे मना कर दिया। तुम लोगों ने उनको कॉल करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मेरे भाई साथी मुझे फंड्स देने वाले थे, मेरे सगे संबंधी मुझे फंड्स देने वाले थे कि मैं इस लोन से बाहर आ जाऊं और आपका पैसा दे सकूं, लेकिन आपकी कॉल जाने के बाद उनको भी ये जानकारी हो गई कि मैं पैसे का यूज कहां करूंगा। तो आप लोगों ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है इस प्रकार की कॉल करके। अब चूंकि मैंने सारे पंपलेट, सारे जो अपने बनाए हुए स्क्रीनशॉट हैं वो सबको भेज दिए हैं, सबको इस बात की भी जानकारी हो गई कि मेरा फोन हैक हुआ है और ये बात की भी जानकारी हो गई है कि मेरे पे लोन डिफॉल्ट है। तो अब तो आपको कोई पैसे देने से रहा, तो इसलिए आपको जो करना है वो करें। मैं इस पर अपनी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द आप लोग कहां कहां से कैसे कैसे उठाए जाओगे ये मुझे भी जानकारी में नहीं आएगा। और इस प्रकार की अभद्रता करके ही पैसे लेने हैं तो आप ले लो और मैं दे दूंगा आपको। इसलिए किसी भी इलीगल एक्टिविटी को सहारा ना दें, उनके मुंह को खून ना लगाएं पैसा देके अपना, और इनके इस इलीगल एक्ट पर कानूनी प्रक्रिया जरूर अपनाएं जिससे उनको भी एक सबक मिले। सारा प्रशासन, कानून सब आपके लिए ही है। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, थाने कोर्ट कचहरी के नाम से ना डरें, ये सब आपके लिए ही खुली हुई है। अगर आप इनकी अपनी कंप्लेंट सिस्टम तक नहीं देंगे तो सिस्टम को भी कैसे पता लगेगा। शिकायतों से ही सुधार आता है सिस्टम में और शिकायतों से ही कोई जानकारी प्राप्त होती है। लास्ट टाइम अपनी एक कुरुक्षेत्र वाले कालरा जी की आप लोगों ने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें एजेंट द्वारा धमकी दी गई थी कि हम तुम्हारी मदर और वाइफ को, मैं बच्चों के, चंडीगढ़ उठा के ले जाएंगे अपहरण करके। और बाद में वो लोग कैसे गिरा रहे थे एजेंट। वहां भी यही केस था कि मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। हमने कहा पैसे बिल्कुल नहीं जमा करना है, इनको ऑन फुट लेके आएंगे, बैक फुट पे लेके आएंगे बिल्कुल। तो जहां आप लोग सर की बात मानोगे
मेरे कहे अनुसार चलोगे, वहां जीत आपको ही मिलनी है और किसी को नहीं मिलनी है। हम आपके साथ हैं, उनके साथ नहीं है। मेरी आज की जो महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी, आप लोगों को ये 5-6 पॉइंट मेरे बताने थे जो इन दिनों प्रॉब्लम्स आई थी, वो मैंने अपनी पूरी बात कर दी है।